हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए संस्थान में चल रहे मॉक टेस्ट का पेपर 1 मतलब जेपीएससी पेपर 1 का दूसरा सेट। पहला सेट हम ऑलरेडी आप तक पहुंचा चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको देखा होगा। आज इस वीडियो में आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ कहने को 35 क्वेश्चन होगा। आप उसको सॉल्व कीजिए, साथ साथ देखते जाइए, आंसर भी हम बताएंगे और साथ ही साथ जहां तक आवश्यकता होगी हर ऑप्शन को लेकर के हम एक्सप्लेन भी करेंगे। इससे दो फायदा आपको होगा। एक तो आपको जो क्वेश्चन नया मिलेगा वो आपको नोट करने का मौका मिलेगा, और दूसरा ये कि इसी बहाने आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। तो 35 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त आप ये पाएंगे कि लगभग 100 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने का काम किया है या उसको रिकॉल करने का काम किया है। तो ये आपको फायदा देगा। इसके पहले भी हम पेपर 1 और पेपर 2 का एक एक सेट ले चुके हैं एग्जाम, और उसका क्वेश्चन भी आप तक पहुंचा चुके हैं। और जहां तक मुझे याद है पेपर 1 में जो पहला एग्जाम मैंने लिया था उसमें 52 या 54 के आसपास में हाईएस्ट स्कोर था, जबकि सेकंड पेपर में 63 के अराउंड स्कोर गया था, और बहुत कम स्टूडेंट थे जिनका कि ये स्कोर हुआ था। जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन टफ लगा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मेरा होता भी है। रीजन ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बिल्कुल भली भांति जानते हो, वैसे क्वेश्चन हम आमतौर पर अपने सेट में नहीं रखते हैं, क्योंकि जो आप जान रहे हैं वो आप जान रहे हैं, उसको बताने की और पूछने की आवश्यकता नहीं है। मॉक टेस्ट का उद्देश्य आपकी जानकारी को और आगे बढ़ाना है। आप जितने नए क्वेश्चन सीखेंगे उतना फायदा होगा, और आपको नए क्वेश्चन सिखाने के लिए ही हम बाद में उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। आंसर ABCD के फॉर्म में भी कराया जा सकता है, लेकिन उससे स्टूडेंट को वो फायदा नहीं होगा जो हम चाहते हैं कि इस तरीके से स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकें। तो आप वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, और जहां जरूरत पड़े आप उसको नोट करने में तनिक भी संकोच मत कीजिएगा। रिवाइज तो आप खुद से भी कर रहे हैं, इसी बहाने मेरे साथ भी आपका रिवीजन हो जाएगा, और शायद कुछ नया क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। खैर, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन का पैटर्न आपको अच्छा लगता है, आप अपना किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझ तक पहुंचाने का काम करें। आने वाले टेस्ट में हम उस तरह से क्वेश्चन भी रखने का प्रयास करेंगे। एक बात और कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करने का काम कीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हम अपने चैनल को ग्रो नहीं कर सकते हैं। आपका सपोर्ट सबसे आवश्यक है। चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को अब देखना शुरू करते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। जनवरी 23 18 से लेकर के 22 तक में मैड्रिड मतलब स्पेन की राजधानी में आयोजित फितूर का संबंध किससे है? तो पहले आंसर हम लोग जान ले। आंसर इसका है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन था, और कोविड के पीरियड में जिस तरीके से पर्यटन उद्योग पूरी दुनिया में हैम्पर हुआ, उसी को प्रमोट करने के उद्देश्य से ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। भारत भी इसमें शामिल हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इस तरह की प्रदर्शनी जो है ये पहली बार लगाई गई है। वास्तव में इस तरह की प्रदर्शनी या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन की शुरुआत 1981 में हुई थी। इस बार ये हुआ मैड्रिड में। तो फितूर ये बेसिकली स्पेनिश वर्ड है। फेरिया इंटरनेशनल DL टूरिज्मो, इस तरीके से कुछ स्पेनिश वर्ड है, चूंकि इसलिए प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत हो रही है। खैर, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन था। पहली बार 1981 से ये शुरू किया गया था, और इस वर्ष जो ये सम्मेलन किया गया इसका थीम था सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। और यहां पर एक बात और इस प्रश्न के साथ जान ले कि ग्वाटेमाला इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में पार्टनर देश था या पार्टनर कंट्री था, साझेदार राष्ट्र था ग्वाटेमाला। क्वेश्चन नंबर 2, किस संगठन का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, जिसका कि सम्मेलन सितंबर 2023 में जकार्ता मतलब इंडोनेशिया की राजधानी में संपन्न हुआ? इसका पहले आंसर जाने हम लोग। आंसर है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
अब इसके बाद बाकी का थोड़ा सा जो सम्मेलन हुआ है उसको भी जान ले। G7 का लास्ट ईयर मई 2023 में जापान में हुआ था, जबकि ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। और जो नेक्स्ट मतलब को जो इस साल होगा 16वां जो ब्रिक्स का सम्मेलन होगा ये रूस के कजान शहर में होगा। जबकि क्वाड, जिसका मतलब होता है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 राष्ट्रों का यह संगठन है जिसमें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं। और पिछली बार इसका जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था मई 2023 में जापान के शहर हिरोशिमा में। तो सम्मेलन से जुड़ा हुआ करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बाकी के विषय में भी मैंने बताया कि उसका वेन्यू कहां था, कहां पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें मतलब 78 सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? चूंकि यूएनओ आपका एक तरफ मिसलेनियस का भी हिस्सा है और दूसरी ओर ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी हिस्सा है, तो इसका दोहरा महत्व हम लोगों को यहां पर नजर आता है। तो 78 सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले ये जान ले कि यूएन असेंबली का प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में सभा होती है और 78वां जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसिस। ये ट्रिनिडाड टोबैगो से संबंधित है, मतलब उस राष्ट्र के हैं। जबकि कसाबा कोरोसी ये 2022 में, अब्दुल्ला शाहिद 2021 में और वोल्कन वोज्किर ये 2020 में महासभा की अध्यक्षता किए थे, उसके अध्यक्ष बने थे। एक चीज और यहां जान लें, भारत को पहली बार महासभा की अध्यक्षता का मौका मिला था 1953 में, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का 8वां सत्र चल रहा था। और उस समय भारत की पहली महिला जिन्होंने अध्यक्षता किया था उनका नाम आप सब जान रहे हैं, विजय लक्ष्मी पंडित। उन्होंने 1953 में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, वो भारत से पहले थे। वैसे पूरी दुनिया की अगर बात करें तो सिर्फ 4 ही महिलाएं हैं, विजय लक्ष्मी पंडित के अलावा 3 और, जिनको कि इस महासभा का अध्यक्षता का मौका मिला है। अगर आप नाम जानना चाहें तो जान लीजिए। फिर वही बात कि यूएनओ भी सिलेबस में है तो शायद ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएं कि कौन कौन महिला इसकी अध्यक्ष रही है। तो एनजी एलिजाबेथ ब्रुक्स जो कि लाइबेरिया की थी, उन्होंने भी 1969 में इसकी अध्यक्षता की है। इसके बाद हया राशिद अल खलीफा, ये बहरीन की हैं, इन्होंने भी किया है। फिर से हम नाम दोहरा दे रहे हैं, हया राशिद अल खलीफा। और तीसरी ओवरऑल चौथी मारिया फर्नाडा एस्पिनोसा, ये 3 महिला भारत के अलावा। तो सबसे पहले भारतीय महिला को ही मौका मिला और भारत से भी पहली महिला रही है ओवरऑल, या पहले पुरुष रहे, जो भी कहें पहला विजय लक्ष्मी पंडित ही थी जिन्होंने 1953 में इसकी अध्यक्षता करने का काम किया था। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में 2022 की तुलना में भारत में क्या परिवर्तन आया है? इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये अंतर तो समझ में ही जाएगा। अगर कल्पना करें कि 2022 का ही ये आंकड़ा पूछ दे, उसी का रिपोर्ट पूछ दे, तब भी यहां पर आपको इस सवाल के माध्यम से उसका समाधान हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये जर्मनी की संस्था है, लेकिन इसका मुख्यालय अमेरिका में है। ठीक है, अब है कि क्या परिवर्तन आया 22 की तुलना में 23 में? तो वास्तव में भ्रष्टाचार में भारत में वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2022 में भ्रष्टाचार के मामले में भारत का स्थान 180 देशों में 85th मतलब कि 85वां था, जबकि 2023 में 180 देशों में इसका जो स्थान है वो 93rd है। इस तरीके से भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कितना का फर्क पड़ा है, तो आंकड़ा भी है 85 से 93, आप तो आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डेनमार्क हर बार की तरह पहले नंबर पर है, फिनलैंड दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर नॉर्वे है 2023 के रिपोर्ट में, और चौथे नंबर पर सिंगापुर। डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे और सिंगापुर, और सबसे अंतिम पायदान पर मतलब कि 180वां स्थान जो मिला है वो मिला है दक्षिण अफ्रीकी देश सोमालिया को। नंबर 5, अगस्त 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने
मणिपुर हिंसा से प्रभावित, एक बार फिर से बोल दे कि अगस्त 2023 है वो, मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए गीता मित्तल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाया था, जिसमें शामिल अन्य 2 महिला सदस्य हैं। तो गीता मित्तल की अध्यक्षता में किस लिए हुआ था? दंगा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पुनर्वास के लिए गीता मित्तल की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसमें जो बाकी 2 महिलाएं शामिल थीं उनमें शालिनी पी जोशी और आशा मेनन शामिल थी, मतलब ऑप्शन बी। बाकी को देख लीजिए कि कौन है लोग। अनुसुईया उइके, ये बेसिकली मणिपुर की राज्यपाल थी जिन्होंने जिनकी अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया गया था, ठीक है। जबकि एक और अलग नाम मिल रहा है AB वत्सला, ये मलयाली भाषा के उपन्यासकार रही हैं जिनका कि लास्ट ईयर निधन हो गया है। एक चीज और मणिपुर दंगा से जुड़ा हुआ चीज जान लीजिए कि अजय लांबा की अध्यक्षता में भी समिति बनी। ये समिति जो अजय लांबा, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे या हैं अजय लांबा, उनके अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग बना था, समिति बनी थी। वो भी 3 सदस्यीय समिति थी, जिसमें कि अजय लांबा के अलावा एक IAS ऑफिसर थे जिनका नाम था हिमांशु शेखर और एक IPS थे जिनका नाम था आलोक प्रभाकर। आप सबको याद होगा कि मणिपुर में हिंसा हुआ था, जिसके पीछे कारण यह था कि वहां पर मैतेई समुदाय को ST का दर्जा दिया गया और मैतेई को ST का दर्जा दिए जाने के बाद मणिपुर की जो जनजाति थी नागा और कुकी और साथ ही साथ अन्य जो शेड्यूल ट्राइब थे जिनको कि आरक्षण का लाभ मिलता है, उन लोगों ने ही विरोध किया था और इसी के फलस्वरूप ये दंगा उभर करके सामने आया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़े। नंबर 6, जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना G20 सम्मेलन के दौरान की गई। भारत के अलावा और कौन से 2 देश इसके संस्थापक सदस्य हैं? अव्वल तो जितने भी ऑप्शन में हैं अभी ये सभी GBA के मेंबर हो गए हैं, लेकिन फाउंडर मेंबर भारत के अलावा था अमेरिका और ब्राजील, मतलब कि ऑप्शन डी। वर्तमान में लगभग 19 देश और 12 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो सब GBA से, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ गए हैं, लेकिन 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस संगठन में भाग लेने से इनकार कर दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब, चीन और रूस। सऊदी अरब, चीन और रूस ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है, जबकि भारत के अलावा अमेरिका और ब्राजील इसके फाउंडर मेंबर हैं। G20 आपको याद होगा 2023 में दिल्ली में ही हुआ था। नंबर 7, अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन मार्च 2023 में किया गया? लास्ट ईयर ये मामला बहुत गर्म था। अडानी हिंडनबर्ग शेयर वगैरह में जो गिरावट आई थी उन चीजों से संबंधित ही ये प्रश्न है। तो किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन मार्च 2023 में किया गया था? सही उत्तर है इसका अभय एम सप्रे। अभय एम सप्रे जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश मुक्त न्यायाधीश रहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, बाकी को थोड़ा थोड़ा जान लें। ऋतुराज अवस्थी ये विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, जो फिलहाल 21 अगस्त 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। टीवी सोमनाथन, इनके अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रणाली में सुधार से संबंधित आयोग का या समिति का गठन किया गया, जबकि रामनाथ कोविंद मतलब कि पूर्व राष्ट्रपति, इनकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव, ये जो बात चल रही है इसकी अवधारणा की संभावना को तलाशने के लिए और उस संदर्भ में सुझाव देने के लिए एक आयोग गठित किया गया है, जिसमें कि 8 सदस्य हैं और उसके अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद। नंबर 8, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सितंबर 2023 में निम्न में से किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? इन 2 जिसका कि नाम सामने आएगा भी, वो आंसर में बताएंगे आपको। सबसे पहले बता दीजिए कि उन दोनों को मिलाने के बाद भारत में कुल
42 ऐसे स्थल हैं जिनको कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अब तक शामिल किया जा चुका है, 42। ठीक है, इस 42 में से 33 सांस्कृतिक महत्व के हैं, 7 प्राकृतिक महत्व के हैं और 2 ऐसे हैं जिनका कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों महत्व है, मतलब कि मिश्रित रूप से उनका महत्व है। इसलिए तो 33 और 7 42 और 40 और 2 42, टोटल 42 हैं। अब है जिसको कि शामिल किया गया लास्ट ईयर सितंबर 2023 में, वो है होयसल के पवित्र मंदिर एवं शांति निकेतन, ऑप्शन डी। बाकी जो भी नाम है वो सब शामिल हैं, लेकिन पहले से शामिल हैं। नंबर 9, भारत के नए संसद की शुरुआत किस दिन से हुई? ये क्वेश्चन कल जब इसका उद्घाटन हुआ होगा सब लोगों को याद होगा, लेकिन वक्त के साथ हम लोग इन चीज़ों को लिटरली भूल जाते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट घटना है, इसको याद रखने के लिए ही ये डेट से जुड़ा हुआ प्रश्न हम आपके लिए रखे हैं। सही उत्तर है 19 सितंबर 2023। और आपको याद भी होगा कि जिस दिन इसकी शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ, उस दिन भारत में मतलब भारतीय संसद में 128वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया था, जो कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से था। तो सबसे पहले नए वाले संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत किया गया था। अब आप ये भी जानते हैं कि पुराना संसद जो है वो संविधान संसद कहलाता है। नंबर 10, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले बता दें आपको कि सीएसओ और एनएसएसओ इन दोनों को मर्ज करके और 2019 में रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर एनएसओ हो गया। सीएसओ और एनएसएसओ, एनएसएसओ 1950 में स्थापित हुआ था, सीएसओ 1951 में स्थापित हुआ था। दोनों को 2019 में मर्ज किया गया और यह बन गया एनएसओ। अब क्वेश्चन देखें, एनएसओ के अंतिम आकलन के अनुसार 2022-23 में भारत के जीडीपी का विकास दर कितना रहा है? तो सही उत्तर है 7.2%। 7.2% मतलब ऑप्शन बी, ये 22-23 का है। ठीक है, और 9.1% जो है ये 2021-22 का है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 21-22 की तुलना में 22-23 में जीडीपी के विकास दर में कमी आई है, गिरावट आया है। नंबर 11, विपणन वर्ष मतलब मार्केटिंग ईयर। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा अक्टूबर 2023 में की गई, जिसके अनुसार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा जारी किया जाता है। CACP 1965 में बना, जो कि बेसिकली 1985 में बना, जो कि बेसिकली 1965 में स्थापित संस्था कृषि मूल्य आयोग एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का नया रूप है। 65 में कृषि मूल्य आयोग, उसी का नाम 1985 में कर दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको हम CACP बोल रहे हैं। ठीक है, तो एमएसपी की घोषणा उसके द्वारा ही की जाती है। कितना किया गया है गेहूं का? तो गेहूं का जो एमएसपी है वो है 2275 रुपया, और ये पिछली बार की तुलना में 150 रुपया बढ़ाया गया है। इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। इसी बात को ध्यान में रख करके इस तरह का हम आंकड़ा बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। तो 2275 है 24-25 के लिए, 23-24 के लिए था 2125, मतलब कि 150 रुपया की वृद्धि हुई है। 5440 ये चना का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो पिछले बार की तुलना में 105 बढ़ा है, मतलब कि 23-24 में ये 5335 रुपया था। सर्वाधिक वृद्धि हुई है मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में। इस बार इसका 6425 है और पिछली बार था 6000, मतलब कि 425 रुपया सबसे अधिक एमएसपी मसूर दाल में बढ़ा है। और जो ऑप्शन डी है 5650 रुपया, यह सरसों और रेपसीड का एमएसपी है, जो कि पिछली बार की तुलना में 200 रुपया अधिक बढ़ा करके निर्धारित किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो हम लोग का हाथ पांव फूल जाता है, इसलिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को भी थोड़ा सा नजर रखने का काम करें। नंबर 12, कोयला मंत्रालय के अंतिम आंकड़े, मतलब जो 3 मई 2023 को आया है, उसके अनुसार 2018-19 की तुलना में 2022-23 में कितना प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है? तो सही उत्तर है 22.6%। ऑप्शन सी। कुछ और आंकड़े यहां पर आप नोट कर लें। 2018-19 में 728.72 728.72 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था, जो 2022-23 में बढ़ करके 893.08 मिलियन टन हो गया, जो कि 22.6% की वृद्धि को दर्शाता है। नंबर 13, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? 3 बातें यहां पर सही हैं, एक गलत है। तो जो गलत है उसको पहले आंसर के तौर पर देख लें और उसको सुधार करके क्या होगा उसके जगह में ये देख लें। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि वही ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। लिखा हुआ है कि इस योजना से 23 ट्रेड्स के कारीगरों को लाभ प्राप्त हो सकेगा। 23 के जगह में आप 18 कर लीजिए, बाकी सारे ऑप्शन आपकी जानकारी के लिए अवेलेबल हैं। तो बी इसका उत्तर होगा। 23 के जगह 18 सही होगा, मतलब कि सोनार, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई, ऐसे ट्रेड्स को मिलाकर के 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। नंबर 14, 2023 के सौंदर्य प्रतियोगिता के संबंध में कौन एक गलत है? क्योंकि ये जो इवेंट्स हुआ है सौंदर्य प्रतियोगिता का, ये आपके एग्जाम तक यही रहेगा, क्योंकि ये जो इवेंट होंगे वो आपके एग्जाम के बाद होगा। ठीक है, तो ये 3 यहां पर सही है, एक गलत है और एक जो गलत है उसको सही कर ले। तो सबसे पहले देखिए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है डी। लिखा हुआ है मिस डीवा अर्थ, सामने संतोषी आनंद। संतोषी आनंद हम ऐसे ही हवा में नाम डाल दिए हैं। मिस डीवा अर्थ चुना गया था श्वेता शारदा को। 2023 की बात हम लोग कर रहे हैं प्रश्न के अनुसार। बाकी डिवाइन मिस अर्थ इंडिया प्रियन सेन, मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना, फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता। तो इसको भी आप याद रखें। नंबर 15, लॉरियस कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ चीज है। लॉरियस पुरस्कार 2023 के अंतर्गत स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? आपको याद होगा स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया था लियोनेल मेसी को, जो कि बहुत बड़ा नाम है, वेल नोन है। ठीक है, फिलहाल इस सवाल का सही जवाब है सैली एन फ्रेशर, जो कि जमाइका की एथलीट हैं। इनको ही स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर लॉरियल के द्वारा या लॉरियस के द्वारा लास्ट ईयर चुना गया था। बाकी नाम को भी आप देख लीजिए। स्वीयर इलीन, इनको एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया था। स्वीयर इलीन को एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। और ये बेसिकली चीनी मूल के हैं, लेकिन अमेरिका में रहते हैं या अमेरिकी निवासी हैं, लेकिन ओरिजिन इनका चाइना है। बी को देखिए, कैथरीन डेवर्नर, ये सर्वश्रेष्ठ विकलांग खिलाड़ी घोषित किए गए हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। और कार्लोस अल्कराज, आपको याद होगा कि ये लॉन टेनिस से संबंधित हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं और इनको ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है लॉरियस के द्वारा। ये जो लॉरियस पुरस्कार 2023 हुआ, ये लास्ट ईयर मई के महीने में, मतलब 2023 के महीने में पेरिस में आयोजित हुआ था, वहीं पर इसकी घोषणा की गई थी। नंबर 16, योकोहामा घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपदा प्रबंधन से। ये क्वेश्चन जो है आपको मिसलेनियस के पार्ट से है। अभी तक 15 क्वेश्चन आपने करंट अफेयर्स का देखा, उससे जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां हमने आपको देने का काम किया। अब है कि ये क्वेश्चन अब है मिसलेनियस से। 15 क्वेश्चन आप मिसलेनियस का देखेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो याकोहामा घोषणा पत्र जो बेसिकली 1994 का है, ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। यहां पर इसमें 2 घोषणा की गई थी आपदा के संदर्भ में, आपदा प्रबंधन चक्र और आपदा जोखिम प्रबंधन। ये याकोहामा घोषणा पत्र का अवधारणा में 2 बात सामने आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नंबर 17, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान अध्ययन केंद्र के अनुसार देश 4 भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित है, मतलब कि 2, 3, 4 और 5, जिसमें भूकंप क्षेत्र 4 की श्रेणी में झारखंड के कौन से 2 जिले आते हैं। जो क्षेत्र 5 में आएगा वो सबसे ज्यादा जो होगा वो मतलब नुकसान देने वाला होगा, और 2 जो होगा 5, 4, 3, 2 वो सबसे कम देने वाला होगा। मतलब झारखंड के 2 जिले ऐसे हैं जो भूकंप क्षेत्र जोन 4 में आते हैं, मतलब कि खतरा है वहां पर, और जहां पे खतरा है वो है गोड्डा और साहिबगंज, मतलब कि ऑप्शन डी जो भूकंप क्षेत्र 2 की श्रेणी में आते हैं। सिर्फ यही 2 जिले हैं जो 4 में आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड में सृजन का संबंध किससे है? झारखंड में सृजन का संबंध किससे है? तो सबसे पहले जान ले कि डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, ये ही इसका उद्देश्य होता है। और ये जो सृजन है झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा सृजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आपदा प्रबंधन ज्ञान एवं प्रबंधन केंद्र से। और इसीलिए झारखंड में कई सारे डिजास्टर से जुड़े हुए संस्था है जो काम कर रही है, जैसे कि ISM धनबाद, ये माइंस में जो डिजास्टर होता है उससे संबंधित क्षेत्र में काम कर रहा है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची जो है ये ड्राउट या सूखा के लिए काम कर रहा है। BIT मिश्रा भूकंप से सुरक्षा के संदर्भ में मतलब आपदा प्रबंधन और ज्ञान बांटने का काम कर रहा है, जबकि JSAC ये बाढ़, जंगल आग और सूखा से संबंधित आपदा के क्षेत्र में काम कर रहा है। ISM धनबाद खान आपदा, बिरसा एग्रीकल्चर सूखा ड्राउट, BIT मिश्रा भूकंप और JSAC बाढ़, जंगल और सूखा इससे संबंधित आपदा के लिए काम कर रहा है। नंबर 19, चूंकि आपके मिसलेनियस में स्पोर्ट्स भी है इसलिए इनको भी शामिल किया गया है। खिलाड़ी एवं उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के जोड़ों में कौन एक सही नहीं है? मतलब 3 सही है, 1 गलत है। सोमा विश्वास, इनका संबंध एथलेटिक्स से है न कि राइफल शूटिंग से, इसलिए इसका सही आंसर है ए, क्योंकि ये मैच्ड नहीं है। मोहम्मद दास टेबल टेनिस, पंकज अडवाणी बहुत बड़ा नाम है स्नूकर के लिए, रोहन बोपन्ना बहुत बड़ा नाम है लॉन टेनिस के लिए। तो नाम कोई इररिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, सब वेल नोन फिगर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हॉकी में भारत ने अंतिम बार कब और कहां ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था? वो 8वां था और अब तक का फिर ओलंपिक में उसके बाद हम लोगों ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो सही उत्तर है मॉस्को ओलंपिक 1980। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। जैव विविधता किन किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बना हुआ है या बनी हुई है? सस्य परागन, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन से बचाव, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, ये चारों चीजें मानव अस्तित्व को प्रदान करती है, बायोडाइवर्सिटी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। निम्न में से क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किस अभयारण्य के पास है? सही उत्तर बताया उसकी पहले ऑप्शन डी को देखिए, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट पहले हम इसलिए बता रहे हैं कि यह भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि 1936 में स्थापित हुआ था, और जब यह स्थापित हुआ था तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन आया हुआ है, और फिर इसको 1957 में जिम कॉर्बेट किया गया। ये बेसिकली उत्तराखंड के नैनीताल के पास है। ठीक है, तो खैर ये इस सवाल का जवाब नहीं है, जिम कॉर्बेट के विषय में मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। सही उत्तर है इसका श्रीशैलम नागार्जुन सागर। 1978 में श्रीशैलम को नोटिफाई किया गया था, और 1983 में श्रीशैलम जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। और ये जो अभयारण्य है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों से संबंधित है, मतलब एरिया इसका काफी बड़ा है। ठीक है, तो इसका उत्तर है सी। रणथंभौर आप सब जानते हैं राजस्थान में है, और सुंदरबन सब जानते हैं बंगाल में है, डेल्टा क्षेत्र में। नंबर 23, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य अधिकारी कौन होता है?
आसान क्वेश्चन है ये। सही उत्तर है इसका राज्य का मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। और झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन 28 मई 2010 को किया गया था और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 9 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और उनके अलावा 8 और सदस्य होते हैं। तो टोटल 9 सदस्य होते हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। और झारखंड का फिर दोहरा दे कि 28 मई 2010 को स्थापित हुआ था। और 23 का सही उत्तर डी। 24 संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की वर्ष में कब कब बैठक होती है? यूएनओ और उसके अंग से भी आपके लिए सिलेबस में मेंशन्ड है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए रखा गया है। तो सही उत्तर है अप्रैल और जुलाई। इसी समय वर्ष में आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक होती है। अप्रैल में इसकी बैठक होती है न्यूयॉर्क में और जुलाई में इसकी बैठक होती है जेनेवा में। नंबर 25 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, जिसके कि 5 अस्थायी सदस्य हैं, अ बी रुचि, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, अ बी रुचि। इसकी पहला बैठक या इसका पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो सही उत्तर है चर्च हाउस लंदन में। ऑप्शन ए मैनहट्टन द्वीप, यह न्यूयॉर्क में है और यहां पर यूएनओ का हेडक्वार्टर है। हेग में पीस पैलेस बिल्डिंग, यहां पर बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट है। और जेनेवा संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे जो सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर भी है। नंबर 26 इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इतना बोलना चाहेंगे कि मिसलेनियस को लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। मिसलेनियस के अगर आप सिलेबस को देखें, जो जो टॉपिक आपको टच किया है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, जो आप लोक प्रशासन में भी आपके सिलेबस में शामिल है, तो आप वहां भी पढ़ते हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो भी पीए में मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है, तो ये 2 वहां। गरीबी बेरोजगारी आप इंडियन इकोनॉमी जब पढ़ते हैं तो वहां भी पढ़ते हैं। नगरीकरण, ये भी आप उसका एक पार्ट, सेंसस वाला पार्ट आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो कई सारा चीज तो ऐसा है, जैसे फिर हो गया पर्यावरण, तो आप अगर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब भी उसको पढ़ते हैं। तो अलग से एज सच जो आपको पढ़ना है वो यूएनओ ही है, जो कि आपको खास तौर से देखना, और स्पोर्ट्स वाला कॉलम, क्योंकि बाकी कहीं ना कहीं आप किसी न किसी रूप में जो आपका बाकी सिलेबस है वहां से आप पढ़े होते हैं। तो अलग से बहुत ज्यादा इसको लेकर के बहुत परेशान होने की आवश्यकता मेरे दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यूएनओ पर आपको काम कर लेना चाहिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा। स्पोर्ट्स का एरिया बहुत बड़ा है, एक तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन और दूसरा करंट से जुड़ा हुआ चीज। ठीक है, तो जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, बहुत ज्यादा इसको लेकर के पजल्ड होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके कई सारे हिस्से ऐसे हैं जो आप अपने सब्जेक्ट के साथ निश्चित तौर पे पढ़ रखे हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो पहला है, संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2004 में पारित किया गया है, लिखा हुआ है, जबकि यह 2005 में पारित किया गया है। तो ए इसका आंसर होगा, क्योंकि यह गलत लिखा हुआ है, सही नहीं है। 2004 की जगह 5 कर दें, वो सही हो जाएगा लाइन। बाकी 3 आपके लिए इंफॉर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, आप उसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अकेला वो क्वेश्चन के रूप में आपके लिए यूजफुल हो सकता है। 27 जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था प्रारंभिक वृद्धिमान अवस्था कहलाती है? जनांकीय संक्रमण मतलब कि जनसंख्या परिवर्तन के 2 अवस्थाओं का अध्ययन, और ये जनांकीय संक्रमण का अध्ययन जो होता है ये जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर किया जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये 1945 में नॉटेस्टिन ने दिया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी पॉपुलेशन द लॉन्ग व्यू, उसी में उन्होंने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित करने का काम किया था। तो इसका सही उत्तर है बी, मतलब कि द्वितीय। और जो जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था है ये विकासशील अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, जहां जन्म दर ऊंची होती है और मृत्यु दर कम होती है। जन्म दर ऊंची होती है और मृत्यु दर कम होती है।
दूसरी अवस्था को प्रारंभिक वृद्धिमान अवस्था कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। भारत में ऐसी ही अर्थव्यवस्था लंबे समय तक थी। अभी भारत संक्रमण काल से जा रहा है, दूसरी और तीसरी के बीच में है। थोड़ा थोड़ा बाकी को जान ले। जो प्रथम अवस्था है ये कहलाता है हाई स्टेशनरी स्टेज, मतलब कि उच्च स्थैतिक अवस्था। इसमें जन्म दर भी ऊंचा होता है और मृत्यु दर भी ऊंचा होता है। तो जन्म दर भी अधिक और मृत्यु दर भी अधिक। नतीजा क्या होता है कि वास्तविक रूप से जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि अधिक जन्म को अधिक मृत्यु रिप्लेस कर देती है। और ये जो पहली अवस्था है जिसको हम बोले हाई स्टेशनरी स्टेज, मतलब कि उच्च स्थैतिक अवस्था, ये अल्प विकसित या अविकसित राष्ट्र का या अर्थव्यवस्था का गुण होता है, उसकी विशेषता है। जो तीसरी इसकी अवस्था है उसको बोलते हैं उत्तर वृद्धिमान अवस्था, मतलब कि लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। ये बेसिकली विकसित राष्ट्र के अर्थव्यवस्था वाले देशों में पाया जाने वाला अवस्था है, जहां की औद्योगिकरण हो जाता है और महिलाओं की भागीदारी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलाप में बढ़ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जन्म दर भी कमी होती है। और चूंकि ये विकसित राष्ट्र है तो भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई अभाव नहीं होता है, लिहाजा जन्म दर के साथ जन्म दर का कम होना और मृत्यु दर का भी यहां पर कम होना होता है। नतीजा यहां पे जनसंख्या जो है वो स्टैटिक हो जाती है। और जो चतुर्थ अवस्था है उसको बोलते हैं लो स्टेशनरी स्टेज। हिंदी में अगर बोलें तो निम्न स्थैतिक अवस्था। ये बेसिकली तीसरा फेज का ही एक्सटेंशन है। यहां पर जन्म दर बिल्कुल निम्नतम स्तर पर होता है और मृत्यु दर भी, जो असामयिक मृत्यु होता है, वो लगभग न के बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मरते हैं, मौत तो सबको आनी है, लेकिन जो जिसको बोलते हैं अकाल मृत्यु, भोजन, पानी, कुपोषण के कारण मर जाना, वो चीजें यहां पर नहीं होती हैं। तो 27 का आंसर मैंने बताया बी। 28 भारतीय संदर्भ में 1921 से 51 तक का काल जनसंख्या के संदर्भ में कौन सी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है? भारत की पूरे जनसंख्या को जब से शुरू हुआ है 1881 में, जब से रेगुलर सेंसस शुरू हुआ लॉर्ड रिपन के समय में, वैसे 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में पहली बार पार्शियल जनगणना कराई गई थी, लेकिन 81 से यह रेगुलर है। वहां से लेकर के अभी तक का जो लास्ट हुआ है 2011-21 का भी प्रोसेस में है, आप सबको पता है। 4 स्टेज में इसको हम लोग बांटते हैं। तो पहला जो वृद्धि के साथ कमी, ये जो बता रहा है ग्रोथ विथ डिक्लाइन, ये 1981 के बाद का है। मतलब आज की तारीख में आपसे क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या की प्रवृत्ति क्या है, तो वृद्धि के साथ कमी है। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए, तीव्र वृद्धि का काल, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। 1951 से लेकर के 81 तक का जो फेज था वो तीव्र वृद्धि का काल कहलाता है। 1921 से 51 आपका सवाल पूछ रहा है, तो नियमित वृद्धि का काल इसको मानते हैं, पीरियड ऑफ रेगुलर ग्रोथ। और आपको याद होगा कि 1921 को जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है और 1951 को जनगणना का या जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि उसके पहले वाले फेज में, मतलब 1881 से लेकर के 1921 तक का जो फेज था, यहां पर जनसंख्या वृद्धि जो थी वो न के बराबर थी। रीजन ये था कि जनांकीय संक्रमण की पहली अवस्था जो मैंने बताया था कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, तो उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था वैसे ही थी। और उसी फेज में, मतलब कि 1881 से 1921 का जो पहला चरण था, उसमें 1911 से लेकर के 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी। मतलब जन्म से ज्यादा मृत्यु हो रहा था और लिटरली ये निगेटिव जा रहा था। और फिर 21 के बाद ये 1% के ऊपर लगातार बढ़ता है, मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1 से ऊपर जाता है। इसीलिए 21 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि फिर अचानक पूरा चेंज होता है, निगेटिव से पॉजिटिव होता है और 23 से जनसंख्या भारत का बढ़ना शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबा हो रहा है लेकिन पेशेंसली सुनिए, बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है आपको जो नगरीकरण है, जहां पर सेंसस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वहां भी आपको काम आ सकता है। 29
नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2015-16 की तुलना में 2019-21 के बीच झारखंड में कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई है। इसका मतलब यह है कि यहां भी आपको कंपैरेटिव याद रखना है और यह तभी संभव हो सकता है जब आपको 2015-16 का भी आंकड़ा पता हो और जो लास्ट 19 से 21 वाला आया है वो भी। सही उत्तर है बी 13.29। कैसे? तो 42.16 2015-16 में झारखंड में बहुआयामी गरीबी थी। 42.16 जो कि 19 से 21 के बीच में 28.8% हो गया है। मतलब वर्तमान में झारखंड में बहुआयामी गरीबी का रेट है 28.87 और कंपैरेटिव 15-16 की तुलना में 13.29% की कमी आई है। कुछ और जो फिगर है उसको भी आप देख लीजिए, आपके लिए यूजफुल होगा। 14.96 ये भारत में, कुल भारत के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, भारत में बहुआयामी गरीबी है। ठीक है, मतलब भारत में निर्धनता है अभी 14.96%। 18.13 इस पूरी अवधि में 15-16 और 19-21 की बात हम कर रहे हैं, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी में कमी आई है, क्योंकि 15-16 में बिहार में 51.89 था और अभी ये घट करके हो गया है 33.71। झारखंड और बिहार के एग्जाम में स्टूडेंट देते रहते हैं आपस में, इसलिए ये आंकड़ा उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और 24.85 ये 2015-16 में भारत में बहुआयामी गरीबी का आंकड़ा प्रदर्शित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर 7 दिसंबर 1944। मिसलेनियस का ये आखिरी क्वेश्चन है जहां आपको यूएनओ और उसके बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उससे सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए यह सवाल है। तो सही उत्तर है ए 7 दिसंबर 1944। अब बाकी ऑप्शन को एक नजर देख लीजिए। 16 अप्रैल 1945 इस दिन FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि मुख्यालय रोम में है, इसकी स्थापना की गई FAO का। 29 जुलाई 1957 इस दिन IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका कि हेडक्वार्टर वियना में है, उसकी स्थापना की गई। और 7 अप्रैल 1948 इस दिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसका कि मुख्यालय जेनेवा में है। तो 30 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगला सेक्शन जो है वो है आपको इंडियन पॉलिटी से। क्वेश्चन नंबर 31। मूल अधिकारों के 3 अनुच्छेद एक समूह बनाते हैं, जिन्हें मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। उसमें कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? दरअसल उनको मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज उनके इंपॉर्टेंस के कारण, उनके महत्व के कारण कहा जाता है। तो इसमें जो आंसर सही नहीं है वो है 32। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका महत्व नहीं है, लेकिन वो उस स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल नहीं है। बाकी 3 सकारात्मक तरीके से मूल अधिकारों को देने की बात करते हैं और 32 जो है वो उनकी रक्षा करने से संबंधित है। संवैधानिक संरक्षण का उपाय ही उसको बोलते हैं। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे कि कौन अलग तरह की प्रवृत्ति को शो कर रहा है। सीधे ना पता हो तो इस तरीके से भी रीजनिंग लगा करके आप आंसर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 32। युक्ति युक्त निर्बंधन मतलब कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वैसी समुचित सीमाएं हैं जिसे स्वतंत्रता का अधिकार पर कौन लगा सकता है। आप सब जानते हैं कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि आत्यंतिक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस पर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है दैट इज युक्ति युक्त निर्बंधन, मतलब कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो कौन लगा सकता है? तो लगा सकता है राज्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कंफ्यूजन आपको हो सकता है न्यायपालिका को लेकर के, लेकिन हम यहां क्लियर कर दें कि न्यायपालिका वास्तव में यह निर्णय करता है कि कोई निर्बंधन जो हुआ है, कोई रेस्ट्रिक्शन जो हुआ है वो रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है, लेकिन युक्ति युक्त निर्बंधन लगाने का काम राज्य करेगा। वो सही है या गलत है ये न्यायपालिका तय करेगी। बाकी ऑप्शन खानापूर्ति हैं। नंबर 33।
किसी गर्भवती महिला को मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास देना, यह राष्ट्रपति के कौन से क्षमादान की श्रेणी में आता है? आप सबको पता है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। ठीक है, ये 4 आपके सामने है। इसके अलावा एक होता है पार्डन, मतलब क्षमा, पूरा का पूरा सजा को माफ कर देना। अब बाकी को समझ लें और सबसे पहले आंसर जान लें कि किसी गर्भवती महिला को मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास देना राष्ट्रपति का ये विराम का क्षमादान अधिकार के अंतर्गत आ गया, मतलब ऑप्शन सी, जिसको कि रेस्पाइट कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली तब होता है कि जब किसी विशिष्ट अवस्था के कारण दंड की कठोरता को कम करने का काम करते हैं राष्ट्रपति। किसी खास स्थिति के कारण दंड की कठोरता को राष्ट्रपति विराम के तहत कम करते हैं। इसमें जो विराम वाली स्थिति है या विराम क्षमादान जो है, इसमें दंड की प्रकृति भी बदली जा सकती है और दंड की मात्रा को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, तो सही उत्तर है विराम। बाकी को भी थोड़ा थोड़ा सा समझ लें। प्रविलंबन मतलब कि दंड प्रारंभ होने की अवधि को आगे बढ़ा देना। यह बेसिकली तब इस्तेमाल होता है जब मान लीजिए कि मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर टेम्पररी रोक दिया गया हो, और यह रोकने का काम तब होता है जिसको कि जो दोषी व्यक्ति है, जिसका कि दोष सिद्ध हो चुका है, उसने अगर मतलब राष्ट्रपति से क्षमादान के लिए आवेदन किया हो या लघुकरण के लिए आवेदन दिया हो, तो जब तक इस पर निर्णय नहीं होता है तब तक उसके दंड को या मृत्युदंड को टाल दिया जाता है। दैट इज रिप्राइव, मतलब कि प्रविलंबन। लघुकरण क्या है यह भी जान ले। लघुकरण मतलब कि कठोर प्रकृति के दंड को हल्का कर देना। जैसे कि कठोर कारावास दिया गया है अगर उसको, तो उसको साधारण कारावास में कन्वर्ट कर देना, यह कहलाता है लघुकरण। और एक बच गया परिहार। परिहार को जान ले। इसमें क्या है कि दंड की प्रकृति बदले बिना दंड को कम करना। दंड का प्रकृति नहीं बदलेगा, मतलब 10 साल की सजा को 6 साल कर दिया जाए, 4 साल कर दिया जाए, 50,000 के जुर्माना को घटा दिया जाए, यह हो सकता है। तो दंड की प्रकृति नहीं बदलेगी, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। यह राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार के अंतर्गत। 34, भारत में चुनाव आयोग के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो जो सही नहीं है हम सीधा उस पर बात करें। आंसर डी इसका सही जवाब है। आंशिक रूप से न्यायिक तथा अनिवार्य रूप से कार्यकारी संगठन। अब कार्यकारी संगठन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो बेसिकली वैसा आयोग जो किसी विशेष मुद्दे को लेकर के गठित किया गया हो, वो कार्यकारी संगठन कहलाता है। तो बताने की आवश्यकता नहीं कि चुनाव आयोग किस मुद्दे को लेकर के गठित होता है। योजना आयोग, नीति आयोग भी इसी तरीके के कार्यकारी संगठन में या कार्यकारी आयोग में आएंगे। लेकिन योजना आयोग या नीति आयोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जबकि चुनाव आयोग कार्यकारी तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अब सवाल ये उठता है कि आंशिक रूप से न्यायिक तथा अनिवार्य रूप से कार्यकारी क्या है? तो अनिवार्य रूप से वो काम चुनाव से संबंधित जो तमाम जो उसके क्रियाकलाप है उसी को करता है, लेकिन इसको क्वैसी जुडिशियल का पावर भी, मतलब आंशिक रूप से न्यायिक अधिकार भी मिला हुआ है। उदाहरण आप समझ लें इसको, जैसे हम किसी सांसद का योग्यता या अयोग्यता ये संसद तय करती है। योग्यता के लिए 84 है आर्टिकल और अयोग्यता के लिए 102 है। लेकिन किसी सांसद का चुनाव हो जाए और चुनाव के बाद अगर यह विवाद खड़ा हो जाए कि इसका चुनाव सही हुआ है या गलत हुआ है, तो यह फैसला भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति उसके निर्वाचन का कि सही है या गलत है निर्णय तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि अनुच्छेद 103 के तहत वो भारत के चुनाव आयोग से इस संदर्भ में सलाह न ले लें। और इस संदर्भ में जो सलाह दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली ही निर्णय ली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि चुनाव आयोग को आंशिक रूप से न्यायिक अधिकार प्राप्त है, हालांकि यह मुख्य रूप से कार्यकारी ही संगठन है। चलिए, तो डी इसका सही उत्तर है। और इस वीडियो का 35वां और आखिरी क्वेश्चन, किन किन के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र, पथ प्रदर्शन एवं दार्शनिक की भांति काम करता है? तो सही उत्तर आप सीधा जान लीजिए। सही उत्तर है इसका लोक लेखा समिति, मतलब केवल एक।
पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तीनों ही फिनेंशियल कमेटी हैं, तीनों ही वित्त समिति हैं। और वित्त समिति के जो प्रधान होते हैं, जो मतलब सभा अध्यक्ष होते हैं, उसके वित्त समिति के प्रमुख जो होते हैं, उनको लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 22 दोनों में, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति जो है ये संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, लेकिन वो 30 सदस्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं, इसीलिए उसको लघु लोकसभा भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का दोनों का कार्य पद्धति कमोबेश एक समान है, इसलिए दोनों को आपस में लोक लेखा और प्राक्कलन को जुड़वा समिति भी कहा जाता है। ठीक है, अब है कि लोक लेखा समिति के लिए पथ प्रदर्शक कैसे होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति जो जांच करती है, वो जांच का विषय उसको कैग के रिपोर्ट से मिलता है। ठीक है, इसीलिए उसके लिए पथ प्रदर्शक के रूप में वो काम करता है। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा, चुना तो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही। पहले ही बताया कि वित्त समिति के अध्यक्ष को, प्रमुख को लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुने जाएंगे स्पीकर के द्वारा, लेकिन वो होंगे विपक्ष से। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन। अगले वीडियो में आपको इंडियन पॉलिटी के, पीए के कुछ और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो बाकी आपका इंडियन इकोनॉमी से सेक्शन है, वहां से, इतिहास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब कि पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे, 3 पार्ट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक पार्ट में अगर देंगे तो इतना लंबा हो जाएगा कि फिर आप पूरा देख नहीं पाएंगे। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे, जो लोग यहाँ तक देखे हैं, कि सारे वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। हम लोगों ने अभी तक न सिर्फ 35 क्वेश्चन को देखा है, बल्कि अगर इसके एक्सप्लेनेशन को अगर आप देखें तो हम लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को अब तक सॉल्व कर चुके हैं इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा कि हम अपने चैनल को ग्रो कर सकें। तो प्लीज़ आप ये काम अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।